Hello students, today we will start new chapter of geography agriculture, है ना। हम हमारे लेसन को पढ़ने से पहले कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होगी कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस कितना आएगा। इस साल एग्ज़ाम पैटर्न भी पिछले साल से चेंज हो गया है, तो मैं कुछ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है। सिलेबस को लेकर आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय है या आपको सस्पेक्ट पता नहीं चल रहा हो तो ग्रुप में आपको सिलेबस भेज दिया गया है और उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, है ना। और आपकी किताबों में जो जो भी लेसन है उसमें आपको टिक कर देना कि ये लेसन टर्म फर्स्ट में आएंगे और ये लेसन टर्म सेकेंड में आएंगे, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज हो गया है। पहले बोर्ड में जो फाइनल एग्ज़ाम था वो 80 मार्क्स का होता था, अब ऐसा नहीं होकर उन 80 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। जिस तरह से कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम होता है सेम एज, है ना। तो आपको अब हम ये कह सकते हैं कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि नहीं हम, है ना, साल भर नहीं पढ़ेंगे और जनवरी से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो भी हम 2 महीने में कवर कर लेंगे। आप क्योंकि आपका जो टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो नवंबर दिसंबर में 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टर्म फर्स्ट का सिलेबस भी डिफाइन है और उसी में से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे और वो जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो MCQS के रूप में होंगे, है ना। और 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। और टर्म सेकेंड जो है वो भी 40 मार्क्स का होगा, पर वो 2 आवर्स का होगा और उसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं आएंगे। तो ये दोनों में फ़र्क रहेगा कि टर्म फर्स्ट में MCQS होंगे और टर्म सेकेंड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और टर्म सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का रहेगा। तो इस तरह का आपका कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इस साल। हो सकता है कि आगे इसमें कुछ चेंजेस भी हों, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यही फाइनल है, पर फिर भी अभी मोटे मोटे तौर पे हम इसको ध्यान में रखते हुए हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना। तो अभी आपको जो टर्म फर्स्ट के लिए ये जो भी सिलेबस मैं करवा रही हूँ वो टर्म फर्स्ट का है और टर्म फर्स्ट में आने वाले सारे लेसन्स को आपको बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि MCQS क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपका आंसर सटीक है तो ही सामने वाला आपको नंबर दे सकता है। एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए आपका आंसर, और उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लेसन को हमने पढ़ा, अब हम ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन। वैसे तो फर्स्ट लेसन के बाद सेकेंड लेसन हमारा जो था वाटर रिसोर्सेज वो हमको पढ़ना था, पर वाटर रिसोर्सेज जो लेसन है वो हमारे टर्म फर्स्ट में उसका केवल मैप पोर्शन आएगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी लेसन जो है वो पीरियोडिक में ही आएगा, टर्म फर्स्ट में नहीं आएगा। और थर्ड लेसन हमारा ओमिटेड है और फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर, ये हमारा टर्म फर्स्ट में आने वाला है। तो आज हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर लेसन हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कब? क्लास 8th में, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर, तो आपको अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। फिर भी एक बार हम इसको देखेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इज़ अ आर्ट ऑफ कल्टिवेशन इंक्लूडिंग रियरिंग स्टॉक, है ना। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, आपको सबको अच्छे से पता है कि हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़, इसको प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा गया, तो अगर हम अपने हमारे सराउंड यानी चारों तरफ जितनी भी एक्टिविटीज़ देखते हैं उसका अगर हमको रॉ मटेरियल चाहिए या कोई भी चीज़ बेसिकली किसी से प्राप्त होती है तो वो किससे होती है? एग्रीकल्चर से होती है ना। इट इज़ अ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये इसको कल्टीवेशन यानी खेती करना, है ना। इट इज़ अ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कहा जाता है इसको। इंक्लूडिंग रियरिंग स्टॉक्स, है ना। इंक्लूडिंग रियरिंग स्टॉक्स का क्या मतलब है कि अगर हम जोग्राफिकल लैंग्वेज में कहें तो आप ये एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं समझ सकते कि खेती करना या वेजिटेशन जैसे क्रॉप्स उगाना, है ना, या फिर प्लांटेशन, इसी को हम एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। इसके साथ में एक वर्ड हमने और जोड़ दिया है, इंक्लूडिंग रियरिंग स्टॉक्स। रियरिंग स्टॉक्स या सॉरी इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, है ना। यहाँ पे मैंने जो रियरिंग वर्ड यूज़ किया वो गलत है। इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है लाइक फिशरीज, फिशिंग करते हैं जो लोग, है ना, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म,
है ना। तो ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। अब हम देखेंगे कि फार्मिंग कितने तरह की होती है। अगर आपने अपने सराउंड या अपने चारों तरफ भी देखा होगा कि अलग अलग लोगों का खेती करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सिटी के टच में जो लोग होते हैं या सिटी के आसपास के जो लोग होते हैं उनका खेती करने का तरीका अलग होता है, तो गाँवों के लोगों का अलग होता है। और आप दूर दराज ट्राइबल एरिया में चले जाएंगे तो उनकी खेती करने का तरीका भी अलग होता है ना। तो हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको इसके कीवर्ड को पकड़ना है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मीन्स क्या होता है, प्राचीन या पुराना, है ना। प्रिमिटिव का मीन होता है प्राचीन या पुराना, और उसी से आपको क्या समझना है कि फार्मिंग की जो सबसे पुरानी पद्धति है या और सबसिस्टेंस, है ना, सिर्फ अपने लिए, है ना, फॉर योर ऑन कंजप्शन। ये जो फार्मिंग होती थी वो किसके लिए होती थी, खुद के लिए होती थी। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक, है ना। ये जो इस प्रकार की जो खेती होती है वो एक स्मॉल पैच यानी छोटी सी जगह पे की जाती है ना, विद द हेल्प ऑफ हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स। इस तरह के ये जो कुछ फार्मिंग टूल्स होते हैं पुराने, उनका इसमें यूज़ किया जाता है। और इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर farmer clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family, है ना। फार्मर क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल पेच होता है लैंड का, उस वहाँ पे जो भी वेजिटेशंस होती हैं उन वेजिटेशंस को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और जला देने के बाद उसकी जो राख होती है वो उसमें ही रहने दी जाती है, वहीं लैंड पे, जो एक तरह से फर्टिलिटी का काम करती है। और फिर उस पेज पे या उस स्मॉल लैंड पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। और उस खेती का उद्देश्य क्या होता है कि अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करना, है ना। फॉर, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फॉर योर ऑन कंजप्शन, या अपने खुद के लिए और अपने परिवार का काम चल जाए या गुजारा हो जाए, उतनी ही प्रोडक्शन की ये जो फार्मर होते हैं वो इच्छा रखते हैं। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation, है ना। अब क्या होता है कि धीरे, अब इसमें ये जो खेती की जाती है उसमें किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो फिर जब धीरे धीरे क्या होता है, खेती करते करते उसकी जो फर्टिलिटी होती है उस पेज की या उस लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। तो जब उस पेज और लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, और एक नया लैंड या नए पेज को वापस से वही प्रक्रिया दोहरा के स्लैश एंड बर्न यानी क्या किया जाता है, वहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन होती है उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद वापस वहाँ पे उसको साफ करके और खेती की जाती है। और वो पहले वाले पेज को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है कि कुछ समय बाद उसकी फर्टिलिटी वापस बन जाती है ना। उतने समय तक किसी और लैंड पे खेती की जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का तरीका होता है, और इसको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसके अलावा यहाँ का जो फेमस नेम जो है वो झुमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको झुमिंग के नाम से जाना जाता है। दीपा बस्तर जो है वहाँ पे दीपा के नाम से, मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, लदांग इंडोनेशिया, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में, पोदू पेंडा आंध्र प्रदेश में, और वालर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहा जाता है। आगे हम देखेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।